नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा, वाणिज्य शिक्षक, कक्षा 9 वाणिज्य विषय के तलपट नामक अध्याय को लेकर के आज आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज हम तलपट बनाना सीखेंगे। तो हम आज के मुख्य जो चर्चा के बिंदु हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो चर्चा के बिंदु हैं, पूर्व ज्ञान का अवलोकन, अर्थात इस अध्याय से पूर्व हमने क्या क्या अध्ययन किया था ये जानेंगे। तलपट के से आशय, परिभाषा, प्रारूप, उद्देश्य या लाभ के बारे में जानेंगे और तलपट बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। चलिए पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर लेते हैं। इससे पूर्व अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था। आपने पिछले अध्याय में सीखा था खाता बही से आशय, खाता बही किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा एवं प्रारूप। लेखांकन में खाता बही की क्या भूमिका होती है ये हमने जाना था। खाता बही की उपयोगिता, खतौनी, पोस्टिंग से आशय, खतौनी करने के नियम तथा मिश्रित लेखों की खतौनी करना सीखा था। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आज के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है वह है तलपट। हमें जानना है कि तलपट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रारूप कैसे तैयार करते हैं और उसका उद्देश्य। चलिए हम आरंभ करते हैं। तलपट से आशय। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम समस्त व्यापारिक लेन देनों के संबंध में जर्नल में लेखे किए जाते हैं। इसके पश्चात खाता बही में आवश्यक खाते खोले जाते हैं तथा इन्हें बंद करके खातों के शेष निकाले जाते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से तथा यह जानने के लिए कि खाता बही में खतौनी शुद्ध एवं सही हुई है, एक निश्चित तिथि को विभिन्न खातों के योग या शेष के द्वारा एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है जिसे हम तलपट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलपट की विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्रापर के अनुसार व्यापारिक खातों की शुद्धता पता लगाने के लिए तैयार किया हुआ विवरण तलपट कहलाता है। बहुत सुंदर, क्रापर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। जांच करने के उद्देश्य से जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे हम तलपट। पिकल्स के अनुसार भी लगभग कुछ ऐसी परिभाषा दी गई है। तलपट खाता बही के शेषों की एक अनुसूची है, लिस्ट है, जो एक निश्चित दिनांक की समस्त खतौनी तथा योग करने के बाद तैयार की जाती है। तलपट के प्रारूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तलपट का जो प्रारूप है, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं तलपट, आगे दिनांक लिख देते हैं 31 मार्च, जो भी है जिस तिथि को अपने खाते बंद कर रहे हैं वह डेट लिखी जाती है। अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस एज ऑन करके वो डेट लिख दी जाती है। पहला जो खाना होता है वह खातों के नाम, अर्थात जो हमने लेजर तैयार किए थे उन लेजर के सभी लेजर्स के नाम यहाँ पर हम उतार लेते हैं, लिख देते हैं और उनकी पृष्ठ संख्या, लेजर है वह किस पृष्ठ पर हमारा जो तैयार बनाया गया है वह खाता पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। यहाँ धनराशि ऋणी पक्ष में और धनराशि धनी पक्ष में, यानी ऋणी पक्ष की धनराशि ऋणी पक्ष में, धनी पक्ष की धनराशि धनी पक्ष में लिख दी जाती है। यदि शेष भी इसे बनाते हैं तो उनका जो शेष होते हैं, ऋणी शेष को ऋणी पक्ष में, धनी शेष को धनी पक्ष में दर्शाया जाता है। तलपट बनाने के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर तलपट बनाया जाता है। पहला तलपट बनाने का ये उद्देश्य है वो खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना है। अर्थात हमारा जो लेखांकन का कार्य किया जा रहा है, जनरल प्रविष्टि से कार्य आरंभ होकर के जो अंतिम खाते तैयार करने तक होना है, वह कार्य हमारा सही हुआ है अथवा नहीं, इस बात की जांच हमें तलपट से प्राप्त हो जाती है। खातों के शेषों का ज्ञान, तलपट बनाते समय हमें विभिन्न प्रकार के खातों के शेष की जानकारी हो जाती है कि हमारे किस खाते का शेष ऋणी है, किस खाते का शेष धनी है। अंतिम खाते तैयार करने के लिए प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया था लेखांकन की जो प्रक्रिया है जनरल से प्रारंभ होकर के अंतिम खाते बनाने तक की है, उसकी बीच की कड़ी है। क्योंकि जब तक हम तलपट तैयार नहीं करेंगे तब तक हम अंतिम खाते भी तैयार नहीं कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे व्यवसाय से संबंधित लेन देनों के जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं उनको हम तलपट के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। व्यापार का मूल्यांकन करने के लिए हमारे व्यापार की क्या स्थिति है, इस बात को पता लगाने के लिए तलपट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि तलपट के बाद ही अंतिम खाते तैयार किए जा सकते हैं। दोहरे लेखे की जांच। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक ऋणी पक्ष, दूसरा धनी पक्ष। दोनों पक्षों में इसका लेखा किया जाता है। तो और हमारे द्वारा जो लेखांकन का कार्य किया गया है, दोहरा लेखा प्रणाली जो अपनाई गई है, उस जो प्रणाली अपनाई गई है उसके भी जांच हो जाती है कि उसमें जो हमने लेखे किए हैं वो सही है अथवा गलत है। तलपट बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तलपट बनाने की जो विधियां हैं, योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि, समान धनराशि वाले खाते छोड़कर अन्य खातों के योग के द्वारा। तो ये जो विधियां हैं बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। इन सभी विधियों में सबसे उपयोगी विधि है वो है शेष विधि, जो कि वर्तमान में सभी व्यवसायियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। चलिए हम योग विधि की चर्चा करते हैं। यह अत्यंत सरल है। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों का योग कर लिया जाता है, फिर सभी खातों के ऋणी पक्ष के योग को तलपट के ऋणी पक्ष में और सभी खातों के धनी पक्ष का योग तलपट के धनी पक्ष में दर्शाया जाता है। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है तो मान लिया जाता है कि हमारे द्वारा जो जनरल प्रविष्टि और लेजर बनाने का कार्य किया गया है वह सही है, शुद्ध है। प्यारे बच्चों, योग विधि के अनुसार जो तलपट का जो योग होता है वह जनरल के योग के बराबर होता है। चलिए योग विधि के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह विधि सरल होती है, शेष निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस जब योग विधि से बनाते हैं तो शेष नहीं निकालते हैं, जो कि अपने आप में अपूर्ण है। तलपट का योग यदि जनरल के योग से मिल जाता है तो मान लिया जाता है कि तलपट हमारा शुद्ध है। कुछ कमियां की बात करें तो कह सकते हैं बड़ी रकम होने पर योग लगाने में कठिनाई होती है, और दूसरा अंतिम खाते के लिए शेष निकालना आवश्यक होता है कि जब तक हम तलपट का शेष नहीं निकालेंगे, विभिन्न खातों के शेष निकाल करके तलपट तैयार नहीं करेंगे, उस समय तक अंतिम खाते तैयार नहीं किए जा सकते हैं। चलिए इससे पूर्व के अध्याय में जो हमने प्रश्न हल किया था, जनरल प्रविष्टि बनाई थी, जनरल प्रविष्टि बनाने के बाद में लेजर पोस्टिंग का जो कार्य किया था, उन लेजर के माध्यम से आज हम योग विधि के अनुसार तलपट बनाना सीखेंगे। तो इसके दोनों पक्षों में, जैसे कि हमने भी परिभाषा में इसके में पढ़ा कि दोनों पक्षों का योग कर लिया जाता है, तो हम सबसे पहले रोकड़ खाता लेते हैं, रोकड़ खाते के दोनों पक्षों का योग करते हैं। ये रहा हमारा रोकड़ खाता। इसके हमने ऋणी पक्ष का योग किया 17,800 रुपए, और इसके जो धनी पक्ष का योग है वो है 11,420 रुपए। तो हम जब तलपट बनाएंगे, तलपट के ऋणी पक्ष में हम 11,800 रुपए और तलपट के धनी पक्ष में 11,420 रुपए दर्शाएंगे। ये जो धनराशि है वो हम ऋणी पक्ष की ऋणी पक्ष में, धनी पक्ष की धनी पक्ष में दर्शाएंगे। तलपट है, तलपट के ये हमारा शेष विधि, योग विधि के द्वारा बनाया गया तलपट है। रोकड़ खाता, रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में ऋणी पक्ष का योग, धनी पक्ष में धनी पक्ष का योग। ऋणी पक्ष का योग 17,800 रुपए और धनी पक्ष का योग 11,420 रुपए। ये पूंजी खाता है। पूंजी खाते के ऋणी पक्ष में हमारा शेष दिया गया है, हमने ये बाद में गणना किया है। धनी पक्ष में हमारे 15,000 रुपए हैं, धनी पक्ष में हमारे 15,000 रुपए हैं, ये 15,000 रुपए हैं धनी पक्ष में। तो ये धनी पक्ष का योग रहेगा और ऋणी पक्ष में हमारा 0 है। तलपट में पूंजी खाते के धनी पक्ष में 15,000 रुपए, ऋणी पक्ष में 0। इसी प्रकार क्रय खाता, हम क्रय खाता देख लेते हैं। ये क्रय खाता है। क्रय खाते के ऋणी पक्ष में हमारा जो योग है वो 4,500 रुपए, धनी पक्ष में 0 माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई धनराशि नहीं दी गई है। ये हमने शेष बाद में निकाल रखा है क्योंकि शेष विधि से भी हमने सवाल यही बनाया था। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ 0 है,
इसका जो योग होगा वो 4,500 रुपए। तो तलपट के धनी पक्ष में 4,500 रुपए दर्शाते हैं। तलपट के धनी पक्ष में ऋणी पक्ष में 4,500 रुपए दर्शाते हैं क्रय खाते के। इसी प्रकार विक्रय खाते का शेष निकाल के हम लिख लेंगे। विक्रय खाते का जो शेष है वो हमारा आ रहा है, ये विक्रय खाते का जो हमारा शेष है वो धनी शेष है। धनी शेष हमारा 3,800 रुपए है, ऋणी शेष शून्य, क्योंकि शेष हमने बाद में निकाल करके इसको बैलेंस किया है। तो ये मान के चलेंगे इसका जो धनी पक्ष का शेष है वो 3,800 रुपए, ऋणी पक्ष का शेष है वो शून्य है। चलिए तलपट के धनी पक्ष में विक्रय खाते को 3,800 रुपए लिखेंगे। तलपट के, ये देखिए, तलपट के विक्रय खाते के धनी पक्ष में, यानी विक्रय खाता है वो तलपट के धनी पक्ष में 3,800 रुपए दर्शाया जाएगा। देखिए विक्रय है, 3,800 रुपए हमने दर्शाया है। इसी प्रकार हम विभिन्न सारे प्रकार के खाते हैं, उनके शेष को हम पोस्टिंग कर लेंगे, लिख लेंगे। मोहन खाता हमारा 1,000 रुपए से, तो 1,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद ओम प्रकाश का खाता 1,500 रुपए, तो 1,500 लिख देंगे। उसके बाद में नवीन का खाता 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए लिख देंगे। फर्नीचर का खाता 750 रुपए ऋणी पक्ष में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी खातों के योग करके धनी पक्ष के योग को धनी पक्ष में, ऋणी पक्ष के योग को ऋणी पक्ष में लिख दिया। यह हमारी जो विधि थी वो हमारी थी योग विधि। शेष विधि जैसे अंतर जब सवाल बनाएंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे कि इन सब खातों के शेष को, अर्थात इन दोनों के जो शेष हैं उनको हम शेष को, अगर ऋणी, जैसे ये ऋणी पक्ष का हमारा 17,800 रुपए है, धनी पक्ष का 11,200 रुपए है, तो जो अंतर होगा 6,380 रुपए, उसको हम ऋणी पक्ष में लिखेंगे। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। शेष विधि संक्षिप्त में समझ लेते हैं। इस विधि के अनुसार तलपट बनाने के लिए सर्वप्रथम खाता बही के समस्त खातों का योग करके शेष ज्ञात कर लिए जाते हैं। यदि किसी खाते के ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से कम होता है, यानी कि धनी पक्ष का योग अधिक होता है, ऋणी पक्ष का योग अधिक होता है, तो वह उस खाते का ऋणी शेष कहलाता है, उसे तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा जाता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि किसी खाते का धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक होता है, तो वह उस खाते का धनी शेष कहलाता है। सामान्यतः यह विधि सर्वाधिक प्रचलन में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके गुण, सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, सरल विधि, यह विधि बहुत सरल है। समय व श्रम की बचत तथा अंतिम खाते के लिए शेष निकालना आवश्यक, क्योंकि जो शेष विधि है वह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। सभी खातों के तलपट ज्ञात करने के बाद में जो अंतिम खाते बनाने का कार्य किया जाता है, उसमें सभी खातों के शेष की आवश्यकता होती है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है। दोष, आकार बड़ा होने पर शेष निकालने में कठिनाई, योग न मिलने पर तलपट की शुद्धता परखने में कठिनाई। चलिए हम सवाल देख लेते हैं, सीधा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तलपट, ये शेष विधि के अनुसार तलपट बनाया गया है, तो उसमें कॉलम वही रहेंगे, कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं आना है। ये आपका ये लिया गया है 31 मार्च 2020 को तलपट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके, लेजर हमारे वही रहेंगे, लेजर में कोई परिवर्तन नहीं होना। अब हम क्या करते हैं, जहां हमने दोनों पक्षों का योग विधि में योग लिखा था, वहां शेष विधि में हम सिर्फ शेष लिखेंगे। चलिए सारे खातों के शेष को हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो शेष लेते हैं, पूंजी रोकड़ खाते का शेष लेते हैं। रोकड़ खाते का शेष है वो हमारा 17,800 रुपए का योग इधर है, इधर का 11,420 रुपए है। जो शेष निकल के आया 6,380 रुपए। इस शेष को रोकड़ पुष्ट, क्योंकि ये आपका ऋणी पक्ष का ज्यादा है, धनी पक्ष का कम है, तो ये ऋणी पक्ष का शेष माना जाएगा। इस शेष को तलपट के ऋणी पक्ष में दर्शाया जाएगा। ये शेष विधि के आधार पर हो गया हमारा, शेष विधि के आधार पर। तो देख लेते हैं एक बार, ये रोकड़ है हमारी 6,380 रुपए,
ऋणी पक्ष में हमने इसको दर्शा दिया। इसी प्रकार पूंजी खाते का शेष निकालेंगे। पूंजी के धनी पक्ष का मैं जो टोटल है वो 15,000 रुपए आ रहा है, ऋणी पक्ष का 0 है, तो ये जो धनी पक्ष का योग आपका 15,000 रुपए तलपट के धनी पक्ष में दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार क्रय खाते को भी देख लेते हैं। क्रय खाते का जो शेष है 4,500 रुपए है। चलिए एक दो शेष हम देख लेते हैं। ये जो हमारा क्रय खाता है, क्रय खाते का जो शेष है वो 4,500 रुपए, ये जो आया है 4,500 धनी पक्ष की तरफ लिखा है। ये शेष किधर का है? ऋणी पक्ष का शेष है। ऋणी पक्ष ज्यादा है तो ऋणी पक्ष का शेष हो गया 4,500 रुपए। तो रोकड़ ये आपका जो क्रय खाता है वह तलपट के ऋणी पक्ष में 4,500 रुपए दर्शाया जाएगा। ये देखिए क्रय खाता 4,500 रुपए तलपट के ऋणी पक्ष में दर्शाया गया है। इसी प्रकार विक्रय हमारा 3,800 रुपए धनी पक्ष में दर्शाया जाएगा। और मोहन का खाता 4,000 रुपए 400 रुपए, ये हमारा ऋणी पक्ष में दर्शाया जाएगा। ओम प्रकाश का खाता 1,500 रुपए धनी पक्ष में दर्शाया जाएगा। नवीन का खाता 1,000 रुपया, जो शेष है वो हम सारे शेष लिख देंगे। 1,000 रुपए हम इसको ऋणी पक्ष में दर्शाएंगे। और 3,200 रुपए ये जो फर्नीचर का शेष है वह हमारा ऋणी शेष होगा। इसे हम रोकड़ तलपट के ऋणी पक्ष में दर्शाएंगे। खाता उसके बाद में अलमारी हमारी 4,150 रुपए की है, ये भी ऋणी शेष है, इसको हम तलपट के ऋणी पक्ष में दर्शाएंगे। क्रय वापसी 100 रुपए की है, इसे हम तलपट के धनी पक्ष में दर्शाएंगे। इसके बाद में लेखन सामग्री का जो खाता है 20 रुपए, ये हमारे ऋणी। और इसके बारे में एक नियम बता दें संक्षिप्त में कि सारी संपत्तियां जितनी भी होती हैं वो सभी ऋणी पक्ष में दर्शाई जाती हैं। सारे दायित्व होते हैं वो सब धनी पक्ष में दर्शाए जाते हैं। सारी के सारी खर्चे जितने भी होते हैं वो सारे खर्चे ऋणी पक्ष में दर्शाए जाते हैं। सारी आय और लाभ जितने भी होते हैं वो सब धनी पक्ष को दर्शाए जाते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम लोग इनमें इनके शेषों को दर्शा सकते हैं। इसमें क्या है, इसके दोनों पक्षों का योग आपस में समान होना चाहिए। तो ऋणी पक्ष का हमने टोटल किया वो 20,800 रुपए, धनी पक्ष का जो योग किया वो 20,800 रुपए, अर्थात हमारा तलपट मिल गया है, सही है। योग विधि के बाद हमने शेष विधि को सीखा और शेष विधि के बाद में हम योग एवं शेष विधि के माध्यम से भी तलपट को तैयार कर सकते हैं। इसमें हम दोनों विधियों को एक साथ रखते हैं, ठीक है। यह विधि पहली और दूसरी विधि का मिश्रण है, अर्थात इस विधि में प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों के योगों तथा शेषों को निकालकर दोनों को सम्मिलित करके तलपट तैयार किया जाता है। इस प्रकार के तलपट का ना तो विशेष प्रयोग होता है और ना कोई विशेष लाभ। इसमें समय व श्रम दोनों की बर्बादी होती है। ये ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हमको समझना आवश्यक है। देख लेते हैं इसको हम एक बार संक्षिप्त में। ये हमारी योग एवं शेष विधि। देखिए इसमें योग एवं शेष विधि में ये जो दो कॉलम है वो खातों के योग हैं। ऋणी पक्ष का योग 17,800 रुपए, धनी पक्ष का योग 11,420 रुपए। दोनों का जो अंतर हो गया वो ऋणी पक्ष का ज्यादा है, तो ऋणी पक्ष का योग हमारा 6,380 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार हमने पूंजी खाता 15,000 रुपए धनी हो रहा है, तो यहाँ 0 है, तो धनी पक्ष में 15,000 रुपए हमारे आ जाएंगे। क्रय खाते में 4,500 रुपए, यहाँ ये हमारा ऋणी है तो ऋणी में 4,500 रुपए। विक्रय खाता धनी में 3,800 रुपए, तो 3,800 रुपए धनी पक्ष में। मोहन का खाता 600 रुपए से हमारा ऋणी हो रहा है और 1,000 रुपए से धनी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको दर्शा देंगे। तो हम सभी खातों के इस प्रकार से ये हमारा योग हैं दोनों के, इन योग के आधार पर ही हमने शेष निकाल लिया और शेष निकाल करके हम इसको समझ सकते हैं। समान खातों को छोड़कर अन्य खातों के योग के द्वारा। अब समान खातों को छोड़कर अर्थात वे खाते जिनके दोनों पक्षों के योग आपस में बराबर हैं। तो मैं जानता हूं इस सवाल में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसके ऋणी पक्ष और दोनों धनी पक्ष के योग बराबर हों। तो इस विधि के अनुसार क्या करते हैं,
जो दोनों पक्ष जो बराबर होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, बाकी जो शेष वाले होते हैं उनके आधार पर तलपट को तैयार कर लिया जाता है। यह विधि भी पहली विधि के समान है, अंतर केवल यह है कि जिन खातों के ऋणी तथा धनी पक्ष का योग बराबर होता है उन्हें छोड़ दिया जाता है, बाद में शेष बचे खातों के शेष द्वारा तलपट तैयार किया जाता है। इस विधि का कोई विशेष महत्व नहीं है, इस विधि का प्रयोग बहुत कम होता है या कहें ना के बराबर होता है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया, समस्त संपत्तियों के शेष ऋणी शेष होते हैं, समस्त दायित्वों के शेष धनी शेष होते हैं, समस्त खर्चे व हानियों के शेष ऋणी होते हैं, समस्त आय और लाभ धनी होते हैं। ये खाते के जो तलपट बनाने के शेष थे उनके ये नियम है। प्यारे बच्चों, आपने इस अध्याय में सीखा तलपट से आशय, परिभाषा, प्रारूप, उद्देश्य या लाभ, खाता बनाने तलपट बनाने की विभिन्न विधियां, योग विधि के द्वारा तलपट बनाना, शेष विधि से तलपट बनाना, योग एवं शेष विधि से तलपट बनाना। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न, तलपट के दोनों पक्षों का योग होता है असमान, समान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ब, समान। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तलपट बनाया जाता है गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, पोस्टिंग के लिए, जर्नल के लिए, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तलपट बनाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है? आ, योग विधि, बा, शेष विधि, सा, योग एवं शेष विधि, दा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बा, शेष विधि। इस प्रकार यह अध्याय हमारा समापन की ओर है। अब हम आपको अभ्यास कार्य देते हैं, गृह कार्य भी है ये। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तक में लिख करके अपने विषय अध्यापक से चेक करा लें। तलपट किसे कहते हैं? तलपट बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तलपट बनाने के क्या उद्देश्य हैं, उनका वर्णन कीजिए। तलपट का प्रारूप बनाइए। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक क्रियात्मक प्रश्न हल करके अपने विषय अध्यापक से ऑनलाइन क्लास में चेक कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।